नमस्ते। एक बार फिर से आप सब लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग BA पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए मैथिली शरण गुप्त की कविताओं पर बात कर रहे हैं। उनकी 3 कविताएं BA फाइनल की क्लास में लगी हुई हैं, जिसमें से 2 कविताओं की प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या हमने कर ली। मतलब मैंने भावार्थ समझाया, लेकिन प्रकारांतर से वो सारे काम ही हो गए, क्योंकि कुछ वीडियोज में विधिवत बताया है मैंने प्रसंग कैसे करते हैं, संदर्भ कैसे करते हैं, और आज के वीडियो में मैं फिर से ये बात बता दूंगी। हमारी क्लास में इनकी जो तीसरी कविता है वो है जीवन का अस्तित्व। आज हम जीवन का अस्तित्व कविता को समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश इसलिए कहा है कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि जो कवि ने लिखा है उस मंतव्य को, उस तात्पर्य को हम पूरी तरह से पकड़ पाए, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो लिखने वाला कोई और है, पढ़ने वाला कोई और है, और जिनको समझाया जा रहा है वो कुछ और लोग हैं। तो सबका मानसिक स्तर, सबकी सोच, सबका वे ऑफ थिंकिंग, सबके सोच के दायरे समान नहीं होते, तो ग्रास्पिंग पावर और चीजों को लेने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी को कोई भी बात बोले, सुनने वाला उसको अपने तरीके से सुने। जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुनते हैं। सामने वाला चाहे बात कैसे भी कर रहा हो, घुमा फिरा के हम उसको सुनते हैं, समझते हैं अपने ही लेवल के हिसाब से, अपने ही तरीके से। इस प्रसंग में पाठांतर शब्द का उल्लेख भी करूंगी। पाठांतर MA क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ाया भी जाता है कि एक ही विषय को, विषय भी नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके एक बिंदु को अलग अलग नजरिए से एक ही व्यक्ति देख सकता है। एक ही चीज को हम अपने टेम्परामेंट और मूड के हिसाब से विभिन्न दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। एक दिन जो चीज हमें बिल्कुल मौजूद, प्रासंगिक, जायज लगती है, अगली बार हमारा मूड अगर दूसरे तरह का है तो वही चीज हमको बेकार, समय खराब करने वाली, फर्जी, लब्बाजी लग सकती है। किसी के साथ रिश्ते में है तो उसकी बुराइयों में भी आपको कोमलता, चुहलबाजी, फ्रेशनेस, फ्रीडम, क्या बिंदास नेचर है लगेगा। रिश्ते खत्म होने के बाद में वही व्यक्ति, उसकी वही बातें, सेम आदतें आपको बोरियत भरी, अमानवीय, कुत्सित, खराब, घटिया, आलस्य से भरी हुई लग सकती है। कविताओं के संबंध में भी यही चीज है। सबका देखने का, सुनने का, समझने का अलग अलग लेवल है, स्तर है। जिस तरीके की विचारधारा होगी, चीजों को समझने के लिए समर्थन या विरोध में भी उसी तरीके से भी इंसान चला जाता है। घटिया से घटिया कुकृत्य का समर्थन वो लोग कर देंगे जो उस मेंटेलिटी के होंगे, चाहे हाथरस गैंगरेप हो, चाहे आशाराम हो, चाहे राम रहीम हो, इनके भी समर्थक मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उस तरीके का माइंडसेट है। इनके विरोधी भी मिलेंगे, क्योंकि उस तरीके से दृष्टि विकसित हुई है, सोच को विस्तार मिला है, विचारों में मानवीयता है। मेरी बातों में आपको अलग चीज मिलेगी, इसी टॉपिक को दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से पढ़ाएगा। तो इस कविता के संबंध में भी यही बात है। आप देखना चाहेंगे तो आप इसमें एक डिप्रेस्ड व्यक्ति की भाव भंगिमाओं को देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो नैराश्य में डूबा हुआ है और एकांत सेवी हो गया है, अकेलेपन में बंद कमरे में रहता है, उस तरह देख सकते हैं। या एक आदमी जो चकाचौंध की दुनिया से बचकर भाग निकला है, अकेले में शांति ढूंढता है, वो देख सकते हैं। या कुछ लोग खूब बड़ा किला बना लेते हैं, अपने आसपास पूरी सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं, उसके बाद उसको इतने चाक चौकन्ने होकर भोगते हैं कि ठीक से भोग भी नहीं पाते। जैसे कि घर में पोछा हम लगाते हैं घर को साफ सुथरा रखने के लिए, कोई आए तो अच्छा लगे, लेकिन कोई आए तो उसको रोकते, रुको रुको एक बार पोछा लगा हुआ है। हमने पोछा लगाया ही इसलिए था कि कोई आए उसको अच्छा लगे, लेकिन अक्सर हम टोका टोकी
करते हैं, रोकते हैं, पोछे को इम्पोर्टेंस दे दिया व्यक्ति के बजाय। तो बहुत सारी चीजें होती है, सोचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता पढ़ाई जाती थी कक्षा 8 में। ये संस्मरण में पहले भी बता चुकी हूँ। एक शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता बच्चों को पढ़ा रहे और उसकी व्याख्या कर रहे, उनको समझा रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर उधर से गुजर रहे थे, अपनी कविता की बात सुनकर गेट के बाहर खड़े होकर सुनने लगे। शिक्षक ने कालांश पूरा होने तक बहुत उदाहरणों से उस कविता की व्याख्या की, समझाया। जब उसका पीरियड ऑफ हुआ, क्लास खत्म हुई, वो बाहर निकले तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी पीठ थपथपाई और तारीफ की कि तुमने जितने एंगल से इस कविता को देखा है, उतने एंगल से तो मैंने लिखी भी नहीं थी। मेरा लिखने का तरीका कुछ और था, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ा दी और बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत तरीके से पढ़ाया। तो देखिए कविता किस मनोवृत्ति में, किस मनोभाव में, किस मूड में डूब करके कवि लिखता है, ये सिर्फ वो जानता है। हम उसका कोई भाव पकड़ पाते हैं कि अलग ही भाव पकड़ पाते हैं, संपूर्णता में समझ पाते हैं कि नहीं, ये पाठक के शिक्षा के स्तर और सोच के स्तर पे डिपेंड करता है। और फिर वो पाठक अगर शिक्षक है तो वो अपने तरीके से व्याख्या करके स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा, और फिर वो स्टूडेंट्स किस तरह समझते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त की पाठ्य पुस्तकों में संकलित तीसरी कविता जीवन का अस्तित्व। शीर्षक से ही जाहिर है कि जीवन और अस्तित्व, इनकी आपसी साहचर्यता पर विचार किया गया इस कविता में। जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन को किस तरीके से हम देखते हैं। आप लाल चश्मा लगाएंगे, चारों तरफ लाल लाल दिखेगा, काला लगाएंगे काला दिखेगा। ठीक उसी तरह धर्म के चश्मे से दुनिया अलग दिखेगी, नास्तिकता के चश्मे से अलग दिखेगी, संप्रदायवाद के चश्मे से अलग दिखेगी, हर चश्मे से। तो यहाँ पर जीवन के खोखलेपन को कवि ने अपने एकांत के मूड में देखा है, मेलांकोलिया की स्थिति से आप कह सकते हैं देखा है, अवसाद की स्थिति से भी देखा है, और सार्थकता ढूंढने की कोशिश भी की है। जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं है तो है शांति। जीव अपने आप को या अपने मानस को, अपने हृदय को ही कभी संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे जीव, हे मेरे मन, तुम्हें भ्रांति हुई है, तुम्हें भ्रम हो गया है। यह शांति नहीं है, यह श्रांति है। जिसमें तुम शांति ढूंढ रहे हो वो शांति है। कल की जो इनकी कविता थी, क्या मैंने गाया, कुछ कुछ भाव उस कविता से मिले हुए हैं। इंसान भागदौड़ करके अपने लिए तमाम संसाधन जुटाता है, फिर क्या वो आराम से रह पाता है? हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो गेम, दुनिया भर के मनोरंजन के साधन जुटाते हैं, तो क्या हमारा अकेलापन मिट जाता है? हम भ्रम में होते हैं, हमें लगने लगता है कि अब हम भीड़ में हैं, हम लोगों में हैं, हम दोस्तों में, हम अच्छी कंपनी में हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में सच्चाई का एहसास होता रहता है कि कोई नहीं है हमारे इर्द गिर्द। लेटने पर, आंखें बंद करने पर सिर्फ अंधेरा सामने दिखेगा, बगल में हाथ मार के देखोगे तो चारों तरफ निस्सीम शून्यता, अंधकार, अकेलापन। तो कवि यही कह रहे हैं कि जीव तुझे भ्रांति हुई है, तुमको भ्रम हुआ है, ये शांति नहीं है जो क्रियाकलाप तुम कर रहे हो, ये थकावट है। अरे किवाड़ खोल उठ, कब से मैं हूं तेरे लिए खड़ा। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा। अंतरात्मा में आवाज कई तरह की आती है। सुकून ढूंढने के लिए हम जूते पहनते वॉकिंग पे निकल जाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, गाना सुनते भी निकल जाते हैं। ये तब होगा जब हम भीतर की आवाज सुनेंगे और उसके बोले हुए के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऐसा ही कोई भाव जो हमें खुश करना चाहता है, जो हमें ऊर्जा, उत्साह देना चाहता है, वो कह रहा है कि अरे किवाड़ खोल, गेट के बाहर कब से नॉक कर रहा हूं, तू पड़ा है। एकांत में या निराशा में, अवसाद में इंसान लेटा रहता है। कोई क्षण भीतर से जैसे कोई पहुंचता है, कीड़ा काटे की तरह चिहुक के उठते हैं, चलो बाहर चलते हैं, लेकिन फिर छोड़ो, मटियाओ, नहीं जाना, हम वापस लेट जाते हैं। तो ऐसे ही मनोभाव में कभी संभवतः है, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि लिखा किसी और ने है, हम कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं उस भाव को पकड़ पाने की।
या कोई प्रेरक व्यक्ति या कोई मार्गदर्शक कह रहा है कि किवाड़ खोल, दरवाजा खोलो, कब से गेट पे खड़े हैं और तू मृतक तुल्य पड़ा पड़ा सोच रहे। देखिए, चिंता और चिता में बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता आदमी को जीवन में जिंदा जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद जलाती है। तो मृतक तुल्य मरे हुए व्यक्ति के समान ये जो पड़ा है, मरे हुए व्यक्ति में कोई चेष्टा नहीं होती, होने लगे तो हम डर के मारे भाग खड़े होंगे। तो वैसे ही जो निराश दुखी आदमी होता है वो जिस तरह से पड़ा रहता है, घंटों उसको पता नहीं होता प्यास कब लगी थी, वॉशरूम कब गया था, तो बहुत ज्यादा फर्क रह नहीं जाता जिंदा और मरे हुए में। वहां पर कभी उसको वही इशारा करे कि इस तरह मृतक तुल्य क्यों पड़ा हुआ। बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं है तो है शांति। और इस तरह लेटे लेटे कोई सोचे कि उसकी थकान दूर हो रही है, तो नहीं, इस तरह थकान दूर नहीं होती है। इस तरह निराशा ही नहीं, बेचैनी बढ़ती है, यानी आराम का उल्टा, थकान बढ़ती है। लगातार लेटे रहिए, क्या होगा उससे? घबराहट इस कदर बढ़ जाएगी कि दवाई खानी पड़ेगी या माथा पीट लेंगे, सिर फार्म कर लेंगे। अंत में ये होता है कि सारी घुटन को छोड़ करके निकलो बाहर, गेट खोलो, खुली हवा में चलो। कहाँ फंसे हुए थे इतनी देर से? तो उस मूड में कभी कह रहे बढ़ती ही जाती है क्लांति। ये जो लेटे लेटे चुपचाप अंधेरे में आराम कर रहे हो, ये आराम नहीं है। दरअसल ये नींद को, चैन को खत्म करना है। थोड़ी बहुत नींद भी आती तो वो नहीं आएगी क्योंकि शरीर को थकाया नहीं, लेटे ही लेटे जा रहे। कुछ करो, वॉक करोगे तो पैरों को, पूरी बॉडी चलती है वॉक में, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, शरीर की कोशिकाएं थकेगी, नींद आएगी। पढ़ाई करोगे तो मस्तिष्क थकेगा तो नींद आएगी। कोई वर्क, कोई जॉब, कोई काम किसी के लिए या अपने पेट पालन के लिए करोगे तो नींद आएगी। लेकिन लेटे ही लेटे रहने से नींद और आराम नहीं मिलेगा, नींद और आराम गायब हो जाएगा, निराशा बढ़ेगी, श्रांति। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, नहीं उगता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में? बहुत दुखी आदमी या दुनिया से परेशान आदमी या रिश्तों से थका आदमी कई बार अपने को अपने ही दायरे में कैद कर लेता है। उसको लगता है ऑल इन वेन, सब बेकार है, सब खत्म है, अंत में कुछ नहीं मिलना। वो अपने को छोटे से घेरे में कैद कर लेता है, न कहीं जाना न कहीं आना। आजकल तो सुविधा इतनी हो गई है कि आप ऑनलाइन ही अपना राशन पानी तक मंगा लीजिए, दरवाजे पर आपके आटा दाल नमक सब आ जाएगा। आप फोन से ही पे कर दीजिए, आपको लोगों से इंटरेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये गुड साइन नहीं है कि आप कहीं नहीं निकलते, आप इतने, एकांत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। तो कभी उस अति एकांत में घिरे व्यक्ति से कह रहे हैं जो शायद उनके अंदर है या उन्होंने किसी को देखा हो, तो अपने आप घिरा बैठा तू छोटे से घेरे में, नहीं उगता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में? इस अंधेरे में जो तू घिर के बैठा है, रात और दिन यहाँ पर बैठा रहता है, सोचता रहता है, इस दायरे को तोड़ता नहीं है और इसको गहरा बनाता जाता है। कभी सवाल करते क्या उसका जी नहीं उठता? मैं और तुम, हम का प्रयोग हम नहीं करेंगे, पहले ही बताया था। क्या उस एकांत से भी मनुष्य का दिल नहीं घबराता? उस एकांत से, उस अंधेरे से, उस दायरे से क्या उसका मन नहीं करता कि वो दायरा थोड़ा शिथिल हो, कुछ लोग उसकी जिंदगी में आए, वो कुछ लोगों की जिंदगी में जाए, घर से बाहर निकले, खिड़की और झरोखे खोले, ताजा हवा आ सके। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं है तो है श्रांति। नीरव क्रांति, विरोधाभास अलंकार, विरोध नहीं है, विरोध का आभास है। भीतर भीतर नीरव क्रांति मची हुई है। देखने में कई व्यक्ति तुमको एकदम चुप दिखेंगे, आपको एकदम लगेगा कि उस व्यक्ति में कोई चेष्टा नहीं है, लेकिन भीतर विचारों की इतनी उमड़ उमड़ है कि वो व्यक्ति अपने से युद्धरत होता है, भीतर ही भीतर वो थकान से लथपथ होता है। ये नीरव क्रांति है, दिखाई नहीं देती है, शोर नहीं होता है। मैं एक कहानियों की किताब पढ़ रही थी, प्रतिनिधि कहानियां, ये नाम भूल रही हूं, शंकर दयाल सिंह, बहुत अच्छे राइटर हैं। उनकी एक कहानी में नाम था बर्तन टूटता है आवाज होती है, दीवार गिरती है आवाज होती है, दिल टूटता है कोई आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बहुत जोर से लगती है।
तो ये जो लेटे लेटे व्यक्ति शांत दिखते हैं, ये दरअसल सबसे अधिक अशांत होते हैं, युद्धरत होते हैं अपने ही आप से। योद्धा भी वही, प्रतिपक्षी योद्धा भी वही। दिल जो है युद्ध का मैदान बना होता है, बैटल फील्ड बना होता है, जहां पर अपने आप को ही वो द्वंद्वरत रहकर लहूलुहान करते हैं। हाँ, शरीर सुरक्षित लगता है, नींद में या आराम करता हुआ व्यक्ति दिखता है, जिस पर दूसरों को देखकर झुंझलाहट हो सकती है कि वो पड़ा ही पड़ा है, लेटे ही लेटा है। लेकिन अगर कुरेद कर देखा जाए तो वो झुंझलाहट का नहीं, प्रेम का पात्र होता है, सहानुभूति का, एम्पैथी का पात्र होता है। उसको सहारे की, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो ये कविता बहुस्तरीय है। शायद इस लेवल पे आकर के मैथिली शरण गुप्त ने लिखी भी थी कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसका अर्थ यहाँ तक जाता है कि नहीं उगता है क्या तेरा जीव इस अंधेरे में, अपने आप गिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं है तो है शांति। चुपचाप अपने को जो घेरे में घेर रखा है, ये अच्छा संकेत नहीं है, अप्रिय बात है। दुनियादारी इतनी भी खराब नहीं है, लोगों से जुड़ना इतना भी बुरा नहीं है। बुरे अनुभव तो मिलेंगे लेकिन कुछ अच्छा भी मिलेगा। वो है ना एक गजल जो जगजीत सिंह ने गाई है, कुछ ना होगा तो क्या बुरा होगा, कम से कम तजुर्बा होगा। मिलिए, बात कीजिए, तजुर्बे तो मिलेंगे ही। जीवन इन तजुर्बों की ही एक अंतहीन श्रृंखला का ही नाम है, और क्या है। द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से, तेरे भीतर चोर घुसा है उसको तो निकाल कर से। भीतर घबराहट अगर हो तो दरवाजे खिड़की सब बंद कर लो, डर के मारे नींद नहीं आएगी, बेचैनी के मारे नींद नहीं आएगी, घुटन के मारे नींद नहीं आएगी। और जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा कि जिसके पास कुछ नहीं है वो, एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, मुझे रात की ट्रेन पकड़नी थी, दूसरे स्टेशन पे 3 बजे रात को ठिठुरती सर्दी में मैं जनवरी में उतरी, तो रिक्शे की जरूरत थी, रिक्शे वाला रिक्शे में ही सो रहा था। इतनी ठंड में जब 1000 कपड़ों में आपको ठंड लगती हो, एक फटी हुई कंबल में वो अपने रिक्शे में गुडमुड होके सो रहा था, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वो सो सकता था। लेकिन बहुत लोग गार्ड भी रखते हैं, डॉग भी रखते हैं, उसके बावजूद उनको अपनी अकूत संपत्ति की रक्षा के उपक्रम में नींद नहीं आती। तो द्वार बंद करके भी तू चैन नहीं पाता डर से। दरवाजे बंद करने से चैन आता होता तो हर आदमी दरवाजे के पीछे ही छुप जाता। दरवाजा बंद कर लेना चैन का, अमन का, इत्मीनान का प्रतीक नहीं है। जो है वो भीतर है, अंदर है। अंदर अगर हलचल मची हो, अंदर अगर बेचैनी हो, अंदर अगर आग लगी हो, तो बाहर कितनी भी शीतलता हो, बाहर बर्फ गिर रही हो। रीतिकालीन कवियों ने तो खूब लिखा इस पे, गानों में भी सुना होगा, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल रही है। अब सावन की झड़ी और आग का कोई मेल नहीं है। बारिश होगी तो ठंडक आएगी, तपिश मिटेगी, धरती की भी, हमारे शरीर की भी। हमें उस बारिश से नहाने से जो राहत मिलती है वो क्या बताने की चीज है। लेकिन कदाचित गायक ने या नायक ने सावन के महीने में भीगने का लुत्फ साथ में उठाया है, और वो साथ छूट गया है तो बारिश अब भिगो नहीं रही है, जला रही है। तो यहाँ पर वही बात है कि द्वार बंद करने से चैन नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। भीतर जो चोर घुसा है उसको घर से निकालो तो खुली हवा में भी डर नहीं लगेगा, छत पे भी डर नहीं लगेगा, दरवाजा खिड़की खोल के सोगे तब भी नहीं लगेगा। सारा लोचा यहाँ है, ये सारा हेल, सारा नरक, सारी आग, सारी क्रांति, सारा युद्ध दिमाग में है, खोपड़े में लोचा है, केमिकल लोचा वहां है। उससे हम धराशायी होते हैं, उसी से हम बादशाही अंदाज में रहते हैं। चुरा रहा है यह कृति कांति, शांति नहीं या तो है श्रांति। ये जो भीतर चोर घुसा है, ये तुम्हारी कृति कांति चुरा रहा। कृति कांति अनुप्रास अलंकार, जो रचनाएं कोई करता है, जो राइटिंग करता है, जो लिखता है, किसी भी किस्म की जो आर्टिस्टिक अप्रोच है, आर्ट है किसी के अंदर, वो ये सन्नाटा, ये बेचैनी, ये चुप्पी, ये घुटन, डिप्रेशन सबको निगल जाता है, सबको खा जाता है। आदमी एक दिन अपनी कला से अतिक्रांत हो जाता है, डर जाता है, उद्भ्रांत हो जाता है।
चीखने चिल्लाने की स्थिति में आ जाता है कि सब हटा दो, ये रंग, ये खुशबू, ये सब हटा दो सामने से, कुछ नहीं। तो ये जो चोर है भीतर, ये जो घबराहट है भीतर, ये तो सारी कृति कांति चुराता है, कौशल चुरा लेता है, निपुणता चुरा लेता है। उस निपुणता से के नाम से घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसमें स्मृतियां जुड़ी हुई है किसी की। तो ये शांति नहीं है, ये श्रांति है, ये थकान है। जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब ढंग रचा, होकर यूं अवसन्न और जड़वा पहले ही कहां बचा। अपने आप को डिफेंस में रखने के लिए, अपने आप को आसन्न दुखों से बचाने के लिए इंसान रिश्तों से काट लेता है। बार बार धोखा खाने के बाद में इंसान को ऐसा लगता है कि किसी से रिश्ता रखना ही नहीं है, देख ली दुनिया कैसी है। लेकिन इससे क्या वो अपने दुखों से बच जाता है? इससे क्या त्राण मिल जाता है? यह और त्रासदायक है। आपके चारों तरफ जब लोग साथ में दिखते हैं, हंसते दिखते हैं, मुस्कुराते दिखते हैं, तो कितना भी खुले दिल का इंसान हो, कितना भी उदार मना मनुष्य हो, अपने अकेलेपन से घुटन हो ही जाती है। तो अपने को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए इंसान जितने ढंग रचता है वो ढोंग साबित होते हैं। चाहे संपत्ति को जुटा करके उसके बाद गार्ड बुला लिया जाए, डॉग स्क्वाड रख लिया जाए, बड़े बड़े गेट बना लिया जाए, शांति तो रहती नहीं है, रेड पड़ने का खतरा, किसी किसी चीज का खतरा। चाहे रिश्तों में ठोकर खाने के बाद में आदमी बिल्कुल निराशा में और अवसाद में फिर से नहीं जाना पड़े, सुसाइडल फिर से नहीं होना पड़े, अपने को काट ले, अपने को रोक ले कि झंझट में पड़ना ही नहीं है, प्यार करना ही नहीं है, दोस्त बनाने ही नहीं है, तो क्या ये मार्ग सही है? यहाँ पर ये बात कवि ने प्रकारांतर से उठाई है कि तब वो वैसे विषण्ण रहेगा, तब उसकी सरसता चुक जाएगी, तब उसका जो नदी का प्रवाह था, वो जितना जिंदादिल इंसान था, वो उसकी जिंदादिली मर जाएगी। करेगा किससे बात? अपने आप को इजहार करना एक बहुत बड़ी जरूरत है इंसान की। जब इजहार करने लायक इंसानों को ही वो अपनी जिंदगी में नहीं आने देगा तो बचेगा क्या उसके पास? तो इस तरीके से त्राण नहीं मिलता है। जिस जीवन की रक्षा करने के लिए ढंग रचा है, और ये जो तू अवसन्न पड़े हो कि अब कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न वस्तु न व्यक्ति, तो अवसन्न पड़े होना, मृतप्राय पड़े होना, चुप पड़े होना, उसमें जीवन बचा भी कहाँ है? जिस जीवन को बचाने के लिए एकांत चुना है, उसमें अब जीवन बचा भी कहाँ है? जीवन का अस्तित्व अशांति, शांति नहीं है तो अशांति। जीवन का अस्तित्व ही अशांत हो गया। अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस, जिसमें खुशबू होनी चाहिए, मायने होने चाहिए, तात्पर्य होने चाहिए, सब खत्म हो गया। ये जीवन थोड़ी है जिसको इतनी घुटन में सबसे बचाने के लिए, हर दर्द से बचने के लिए, हर चीज से अपने को दूर रखने के लिए किया जाता है। वो अंत में साबित क्या होता है? कुछ नहीं। जो रो नहीं सकता उसके पास हंसने की गुंजाइश भी कम बचती है अपनी। किसी की कंपनी से बचेंगे तो हर तरीके की चीजों से साथ में बचना हो जाएगा। बहुत सारे लेयर्स हैं इस कविता में, समझना चाहे तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि शांति नहीं है, शांति है। ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये ढंग नहीं, ये ढोंग है। मुक्त होने के लिए जल में रहकर तेल की बूंद की तरह बनना पड़ेगा। सबका होकर किसी को पाने की लालसा नहीं रखना होगा। मोह नहीं, लेकिन सानिध्य में सुख। बदले की चाहना नहीं, जो हो पाया वो कर देंगे, किसी ने दे दिया तो भी कर देंगे। बहुत कुछ तो हमारे इसी माइंड सेट पर डिपेंड करता है। कवि की इस कविता के माध्यम से हम अपने माइंड सेट पर भी दृष्टिपात कर पाते हैं। इस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? सबसे पहले तो प्रसंग संदर्भ के साथ व्याख्या करें। अगर ये आ जाए जी हुई है तुझको भ्रांति, तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में रचना और रचनाकार का नाम आता है। रचना और रचनाकार इसलिए कि कवि और कविता बोलूंगी तो फिर कहानी और कहानीकार, निबंध और निबंधकार, उपन्यास उपन्यासकार वो रह जाएगा। तो रचना और रचनाकार में सब आ जाएंगे। और उसके साथ हम एक आध विशेषण जोड़ देंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव हो जाएगा हमारा कि प्रस्तुत कवितांश, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जीवन के प्रश्नों को खंगालने वाली कविता जीवन का अस्तित्व शीर्षक कविता से ली गई है। कविता 2 बार आ गया, 1 बार लिखेंगे।
प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के लोकप्रिय साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त की जीवन की सार्थकता ढूंढने वाली कविता जीवन का अस्तित्व से ली गई है। प्रस्तुत पद्यावतरण द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की जीवन का अस्तित्व तलाशती कविता जीवन का अस्तित्व से ही ली गई है। यह प्रसंग है, इसमें से एक लिखेंगे। फिर संदर्भ में कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों, कहां, कब, इन प्रश्नों का जवाब होता है कि ऐसी क्या बात हुई कि कवि ये बात लिख रहा है। कहानी और उपन्यास में कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, ज्यादा मायने रखता है। कविताओं में कवि खुद कहता है पाठक से। तो इस कविता में कवि ने निराशा हताशा में डूबे व्यक्ति की मानसिक स्थिति का चित्रण करते हुए उसके जीवन को खुली हवा में लाने का प्रयास किया है। ये नहीं लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में थक कर बैठे हुए मनुष्यों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया है। जो मैंने बताया उससे रिलेटेड एक लाइन आप लिखेंगे संदर्भ। फिर व्याख्या में हम एक ही काम करेंगे, शब्द बदल देंगे, अर्थ वही रखेंगे। हम अपने शब्दों में कवि की बात को लिखेंगे, वो मैंने बताई है। फिर आता है विशेष में 4 पॉइंट होंगे। सबसे पहले इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, जो संदर्भ में लिखा था वही लाइन घुमा फिरा के हमें 1 नंबर विशेष में। दूसरा, हमने इस कविता से क्या समझा, वो भी वही है, मूल भाव 1 लाइन में। तो विशेष में इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों की बात की है जो अपने जीवन को दुखों से, कष्टों से बचाने के लिए इतने उपक्रम करते हैं कि अंततः जीवन बचता ही नहीं है। दूसरा, हम इस तरह लिखेंगे कि हमने ये इसमें से ढूंढा है, सब हम ही ढूंढ रहे हैं, सब कवि ने लिखा है। कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि अपने को बहुत अधिक बांध कर रखने के बजाय जीवन में मुक्त होने का मार्ग ढूंढना चाहिए। त्रास और प्राण के बीच के फर्क को कवि ने इस कविता में इंगित किया है। तीसरा हम लिखेंगे भाषा पे और चौथा लिखेंगे शैली पे। इस कविता की भाषा सारगर्भित है, तत्सम प्रधान है और द्विवेदी युगीन भाषा का नमूना पेश करती है। इसकी शैली दार्शनिक है, उद्बोधनात्मक है। किसी को पुकार कर संबोधित करके लिखी जाए तो उद्बोधनात्मक भी कह सकते हैं, संदेश देने जैसी कविता है। तो इस कविता के बारे में हमने भावार्थ भी किया, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या भी की। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इस कविता को ध्यान से सुनेंगे, अर्थ को हृदयंगम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात